माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 14 जैव अणु। इसके कुछ हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगे भी इन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व लिपिड जैसे बड़े सरल एवं छोटे अणु में विघटित हो जाते हैं। यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व लिपिड जैसे बड़े अणुओं का सरल व छोटे अणुओं में विघटित हो जाना क्या कहलाता है? इस क्रिया को हम अपचय कहते हैं। इस क्रिया को अपचय कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड का नाम लिखिए। या ऐसा पूछ सकता है कि दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए। तो दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज होता है। लैक्टोज शर्करा या लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण लिखिए। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की यूनिट भी कहा गया है। मोनोसैकेराइड जिन्हें और सरल अणुओं में अपघटित नहीं किया जा सकता है, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड होते हैं, बट जो सामान्य हम देखते हैं यहाँ पर ग्लूकोज हो गया, या फिर हम ग्लूकोज की जगह कोई दूसरा भी दे सकते हैं, जैसे फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये मोनोसैकेराइड की श्रेणी में आते। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त तेल व वसा क्या कहलाती है? यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले तेल व वसा लिपिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डाइसैकेराइड का एक उदाहरण दीजिए। डाइसैकेराइड यानी जो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं या जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के दो अणु देते हैं, ऐसे डाइसैकेराइड या ऐसे कार्बोहाइड्रेट के एक उदाहरण हमें बताना है। तो जैसे अभी हमने लिखा, लैक्टोज भी एक डाइसैकेराइड है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, सुक्रोज भी एक डाइसैकेराइड है, और माल्टोज हो गया। कोई भी एक उदाहरण हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो सुक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। नेक्स्ट 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीसैकेराइड का एक उदाहरण लिखिए। पॉलीसैकेराइड मतलब जटिल कार्बोहाइड्रेट, यानी पॉलीसैकेराइड को ही हम जटिल कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो पॉलीसैकेराइड में जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, या हम इसकी जगह सेल्यूलोज भी लिख सकते हैं। सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? यानी चोट लगने पर जब खून बाहर निकलता है तो रक्त का कौन सा प्रोटीन, यानी रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है जो उस ब्लड को क्लॉट करता है, यानी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियोटाइडो से बने उच्च अणु भार वाले बहुलक क्या कहलाते हैं? तो हमने सभी ने पढ़ा है, न्यूक्लिक अम्ल की इकाई न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। यानी न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ते हैं तो उच्च अणु भार वाला बहुलक न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है? हम सभी जानते हैं आरएनए हो या डीएनए हो, इनमें नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक में प्यूरिन और पायरीमिडीन होते हैं। तो आरएनए में थाइमिन क्षारक नहीं होता है, थाइमिन क्षारक नहीं होता। और डीएनए में थाइमिन होता है, लेकिन थाइमिन के स्थान पर उसमें यूरेसिल नहीं पाया जाता। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आरएनए होता है उसमें एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन, और डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। यानी आरएनए में थाइमिन नहीं होता और डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। विषम
पॉलीसैकेराइड का नाम लिखिए। विषम पॉलीसैकेराइड का नाम ग्लाइकोजन है। और ग्लाइकोजन हमारे शरीर में भी संचित होता है, यानी जैसे पूछते हैं संचित कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ शरीर में, तो ग्लाइकोजन होता है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं शरीर या यकृत में संचित कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए, तो संचित कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो पाचन की क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है और ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, लेकिन जो रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा है वो यकृत में जाके संचित हो जाती है। संचित ग्लूकोज को ही हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। और जब कभी उपास रहता है या फिर समय पर खाना नहीं खाते हैं तो ग्लाइकोजन ही ग्लूकोज में पुनः अपघटित होकर शरीर को ऊर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। अमीनो अम्ल या हम इसको एमिनो अम्ल भी बोलते हैं, अमीनो अम्ल को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है? तो अमीनो अम्ल को आपस में पेप्टाइड बंध जोड़ता है। यानी अमीनो अम्ल को हम पेप्टाइड भी बोलते हैं। जब दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो उसको डाईपेप्टाइड, तीन अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे तो ट्राईपेप्टाइड, बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड को ही हम प्रोटीन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में एमिनो अम्ल आपस में या एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन की इकाई भी कहलाती है एमिनो अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम व इसकी कमी से होने वाला रोग लिखिए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। और कमी से होने वाला जो रोग होता है, कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। जैसे मसूड़ों से रक्त का निकलना या मसूड़ों से बदबू उत्पन्न होना, यह विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम लिखिए। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, या इसको हम थियामिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? इंसुलिन हमारे शरीर में अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला एक हार्मोन भी है, जो हमारे शरीर में रक्त यानी हमारे शरीर में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में डायबिटीज़ या मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मधुमेह को हम डायबिटीज़ भी बोलते हैं। डायबिटीज़ रोग हो जाता है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं हम। विकृतीकरण प्रोटीन की कौन सी संरचना को प्रभावित नहीं करता है? विकृतीकरण जैसे हमने पढ़ा है, विकृतीकरण जब प्रोटीन को गर्म करते हैं या उसमें सांद्र अम्ल क्षार या फिर अल्कोहल का विलयन मिलाते हैं तो प्रोटीन की जो प्राकृतिक संरचना है वो परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है विकृतीकरण में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना प्रभावित नहीं होती है। तो कौन सी संरचना प्रभावित नहीं होती है? प्राथमिक संरचना। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन का एकलक लिखिए। हमने अभी ऊपर पढ़ा है प्रोटीन एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं या अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन का एकलक या प्रोटीन की इकाई क्या होगी? अमीनो अम्ल, या हम इसको एमिनो अम्ल भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एमिनो अम्ल का बहुलक लिखिए। हम सभी जानते हैं एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड को ही हम प्रोटीन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं एमिनो अम्ल का जो बहुलक है वो प्रोटीन है, यानी एमिनो अम्ल से मिलकर ही प्रोटीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु होती है। विटामिन B12 में कोबाल्ट, इसका संकेत होता है CO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 20। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? तो यहाँ हम ध्यान दें, यहाँ विटामिन के बारे में पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन एक ऊपर भी पढ़ा था, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो प्रोटीन में फाइब्रिनोजन और विटामिन में विटामिन K
विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी जब कभी चोट लग जाती है तो खून शरीर से बाहर निकलने लगता है। हमारे शरीर के लिए हानिकारक है खून का बाहर निकलना, रक्त का बाहर निकलना, तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। स्टार्च एक खाली स्थान सैकेराइड है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा हुआ है स्टार्च, हमने ऊपर अभी पढ़ा हुआ है स्टार्च, और सेलुलोज क्या है, पॉलीसैकेराइड है। तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, मतलब ग्लूकोज के बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आंवला में खाली स्थान विटामिन होता है, तो आंवला में खाली स्थान विटामिन यानी विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 का अभिगमन करता है, यानी जो हम श्वास लेते हैं, यानी श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग की क्रिया करने के दौरान वातावरण की ऑक्सीजन को हमारे लंग्स फेफड़ों में भर लेते हैं, तो फेफड़ों में रक्त वाहिनियाँ गुजरी होती हैं, तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो आरबीसी में होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अस्थायी रूप से क्रिया करता है और शरीर की सभी कोशिकाओं में ले जाता है। तो कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 का अभिगमन करता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन हिम तथा ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें ग्लोबिन प्रोटीन है और हिम क्या है, इसमें आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए। बाल, ऊन तथा रेशम में, ठीक है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखें, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, जब ग्लूकोज का एक अणु पूर्णतः अपघटित हो जाता है तो उसको पूर्ण ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी ग्लूकोज की ऑक्सीजन से क्रिया होने पर जब पूर्ण रूप से वो टूट जाता है तो हमारे कोशिकाओं में 38 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं। 38 एटीपी, एटीपी ऊर्जा का एक अणु है जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के अणुओं के रूप में संचित हो जाता है। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा या 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट 25वें नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल से खाली स्थान प्रोटीन, खाली स्थान बहुलक प्राप्त होते हैं। तो अल्फा एमिनो अम्ल से प्रोटीन बहुलक प्राप्त होते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल, जब एमिनो अम्ल के एक ही कार्बन से एमीन समूह तथा कार्बोक्सिल समूह जुड़े होते हैं तो इसे अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट 26वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जंतुओं या यकृत में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ग्लाइकोजन यानी संचित ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। 27, डीएनए अणु में उपस्थित शर्करा का नाम लिखिए। तो डीएनए अणु में उपस्थित शर्करा डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जीव तंत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक जैव अणु क्या होते हैं। तो हमारा शरीर प्रोटीन से मिलकर बना है, तो प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोसाइड का संगठन लिखिए। पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है, फिर न्यूक्लियोटाइड बनता है और न्यूक्लियोटाइड से फिर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। तो न्यूक्लियोसाइड में शर्करा यानी पेंटोस शर्करा होती है। पेंटोस शर्करा में राइबोस या डीऑक्सी राइबोस शर्करा हो सकती है और नाइट्रोजनी क्षारक होता है, यानी दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। जब इससे प्लस करके हम फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट समूह लिख देंगे तब हम उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यानी न्यूक्लियोसाइड में शर्करा का एक अणु और क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। फिर प्यूरिन और पायरिडीन मिला के 5 क्षारक होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इनमें से कोई एक क्षारक और एक पेंटोस शर्करा, राइबोस शर्करा या डीऑक्सी राइबोस शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमिनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह एवं खाली स्थान दोनों उपस्थित होते हैं। तो एमिनो अम्ल में इसका नाम पड़ा है एमिनो अम्ल। एमिनो मतलब एमिनो समूह और अम्ल का अर्थ होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम ये कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक समूह तथा एमीन समूह दोनों
उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी एक खाली स्थान सैकेराइड है। चीनी को हम सुक्रोज भी बोलते हैं, गन्ने के रस से प्राप्त होती है, तो हम इसे गन्ने की शर्करा भी बोलते हैं। तो चीनी एक खाली स्थान सैकेराइड है, तो चीनी सुक्रोज यानी सुक्रोज भी बोलते हो, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे चीनी एक डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज व फ्रक्टोज को क्रियात्मक समूह के आधार पर खाली स्थान व खाली स्थान भी कहते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है और ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। फ्रक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह होता है और उसमें भी 6 कार्बन होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी हैं। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होने के कारण इसको एल्डोहेक्सोज और इसको कीटोहेक्सोज के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऐसे आज हमने पढ़े चैप्टर 14 जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।